हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो आज क्या है, हमारी जो प्रहार सीरीज चल रही है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस की। तो आज है हमारी प्रहार सीरीज की सेकेंड क्लास। तो ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लें। और आज हमारी सेकेंड क्लास, इस क्लास को क्या करिए आप टेस्ट के तौर पर लीजिए, ठीक है। यानी कि मेरे आंसर देने के पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में काउंट करके बताना है। 22+ आपके क्वेश्चंस रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब रिवीजन ही है आपका ये, ठीक है। तो सभी को कितने आपके राइट हुए कितने रॉन्ग कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। चलिए, और हाँ, जो क्रैश कोर्स चल रहा है यानी कि स्पेशल क्लासेस, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो चाहे 2 की स्पीड में देखो चाहे कैसे ही, लेकिन उस क्लास को बिल्कुल भी 0% भी आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखो 1-2 या 2 से 3 क्वेश्चंस आपके 100% पक्के हैं उन सभी क्लासेस से, क्योंकि वही टॉपिक उठाकर लाए जा रहे हैं जो एक टाइप का, ये सोचो कि जो एग्जाम में विविध टॉपिक होता है, ठीक है। विविध कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता, मिक्स करके सभी टॉपिक का एक विविध टाइप, स्टैटिक टाइप, ठीक है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो उसको आप सभी के सभी 2 की स्पीड में लगाकर देखो चाहे क्लास देखो, ठीक है। जो टीकाकरण वाली जो क्लास हुई है, तो जो अभी तक जिन्होंने भी अभी वो नहीं देखी है टीकाकरण वाली क्लास क्रैश कोर्स में, तो वो क्या करिए जल्द से जल्द उस क्लास को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वो आपको पता ही है जो हमारी 3 क्लास चल रही है, एक तो टॉपिक वाइज चल रही है MCQ रैपिड फायर रिविजन सीरीज, और एक चले प्रहार सीरीज मिक्स टॉपिक मिक्स क्वेश्चंस, और एक चल रही है क्रैश कोर्स। तो आज हमारी प्रहार सीरीज की सेकेंड क्लास। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो जो क्वेश्चंस इसमें ना आपका रिवीजन भी होता चलेगा, जो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करने लायक होगा तो वो मैं आपको खुद ही कर दूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, मोहम्मद साहब ने किस प्रकार के मुस्लिम विवाह को वैश्यवृत्ति की बहन कहा है? तो किस प्रकार के विवाह को कहा है? क्या मुताह विवाह या निकाह विवाह, फाशिद विवाह या बातिल विवाह? तो जो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है, तो उन्होंने किस प्रकार के मुस्लिम विवाह को वैश्यवृत्ति की बहन कहा? देखो इसको कहा है मुताह विवाह को। किसको? मुताह विवाह को। क्यों? देखो क्या है कि मुताह विवाह में क्या होता है, ये एक टेम्परेरी शादी होती है, यानी कि अस्थायी शादी होती है, ठीक है, अस्थायी शादी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे शारीरिक सुख के लिए शादी की जाती है मोस्टली, तो ये कि जैसे 6 महीने की शादी या फिर 1 साल की शादी, ऐसे करके अगर इस बीच में अगर बच्चा हो जाता है तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है तो पिता की संपत्ति पर उस बच्चे का तो अधिकार होता है, परंतु माता का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो मोहम्मद साहब ने, ठीक है, तो उन्होंने मुस्लिम विवाह को क्या बताया है? वैश्यवृत्ति की बहन कहा है, ठीक है, जो मुताह विवाह है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो निकाह विवाह है, निकाह विवाह है, तो निकाह विवाह क्या है? देखो निकाह विवाह क्या है? निकाह विवाह है वह कि जो मुस्लिम जो नियम कानून है उसके तौर तरीके से जो पूरा निकाह विवाह जो है मुस्लिम कानून के तहत जो विवाह किया जाता है वह होता है निकाह विवाह। इनके यहाँ जो सबसे अच्छा विवाह, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह अच्छा माना जाता है, ठीक है, और इनके यहाँ ऐसे क्या निकाह विवाह अच्छा माना जाता है, पूरे मुस्लिम नियम कानून के तौर तरीकों से जो किया जाता है। अब देखते हैं कि फासिद विवाह क्या है। फासिद विवाह क्या है? तो देखो फासिद विवाह क्या है? फासिद विवाह में क्या होता है कि अगर किसी, ऐसे सोचो कि देखो ऐसे समझो कि अगर कोई मुस्लिम पति है, ठीक है, तो उसकी पहले से ही 4-5 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां मानते हैं, 4 पत्नियां हैं, ठीक है। अब क्या कि उसको 5वीं पत्नी से शादी करनी है, ठीक है, परंतु वह जो 5वीं पत्नी है, ठीक है, तो वह किसी अदर धर्म की है, ओके। तो अगर किसी अदर धर्म की है तो पहले क्या करेगा कि जो अपनी पहली 4 पत्नियां हैं तो उनमें से एक को तलाक देगा, ठीक। उसके बाद जो 5वीं पत्नी जिससे विवाह करना चाहता है तो उसको इस्लाम धर्म कबूल कराएगा, तब उससे विवाह करेगा, ठीक है। तो ये वाली कौन सी शादी होगी? यह होती है फासिद विवाह। अब बातिल विवाह देखते हैं। देखो बातिल विवाह क्या है? बातिल विवाह कि अगर जो मुस्लिम नियम कानून है, अगर उसके एक भी नियम का उल्लंघन होता है, ठीक है, एक भी नियम को तोड़ा जाता है तो वह शादी के 0 मानी जाती है, ठीक है, 0 मानी जाती है। तो वही क्या है? बातिल विवाह। तो जो हमारा राइट आंसर क्या था कि जो वैश्यवृत्ति की बहन का है मोहम्मद साहब ने, वह कहा है मुताह विवाह को। किसको? मुताह विवाह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या रक्त मूलक परिवार या प्रजनन मूलक परिवार या विवाह संबंधी परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से जो बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रक्त मूलक परिवार। क्या? रक्त मूलक परिवार। ठीक है, क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कि ये जो प्रजनन परिवार है, यह जो प्रजनन परिवार है तो यह क्या है? देखो, प्रजनन परिवार क्या है कि जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। ठीक है, विवाह के पश्चात स्वयं करता है तो वह क्या? प्रजनन परिवार कहलाता है। और यह जो विवाह संबंधी परिवार है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी, ठीक, तथा रक्त संबंधी सदस्य तथा विवाह संबंधी सदस्य दोनों ही साथ रहते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ रहते हैं तो वह क्या कहलाता है? विवाह संबंधी परिवार। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, राइट आंसर हमारा क्या था? पहला वाला ऑप्शन नंबर ए, रक्त मूलक परिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के, अरे यह प्रसव नहीं, प्रसव है। क्या है? प्रसव, प्रसव। ठीक है, चलो, किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम की होती है? तो किस में होती है? क्या सामान्य प्रसव में या दीर्घकालिक प्रसव में या फिर अप्रत्याशित प्रसव में या फिर विचारण प्रसव में? तो देखो, जो अप्रत्याशित प्रसव होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले और दूसरे चरण की जो संयुक्त अवधि होती है वह होती है 2 घंटे से कम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? बहुतायत में क्या होता है? तो आपको बताना है कि कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में पाया जाता है। क्या विटामिन या फिर प्रतिजीव या खनिज या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो देखो, कोलेस्ट्रम में क्या? एंटीबॉडीज बहुतायत में पाए जाते हैं। जो एंटीबॉडीज होते हैं, प्रतिजीव, ठीक है, तो कोलेस्ट्रम जो माँ का दूध होता है, ठीक है, तो उसमें अधिक से अधिक बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इससे शरीर, जो शिशु होता है, उसको संपूर्ण आहार भी मिलता है और उसकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है। ठीक है, संक्रमण रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। ठीक, क्योंकि बच्चे के शरीर में माँ का दूध पीने से अधिक एंटीबॉडीज बनती हैं जो संक्रमण इत्यादि रोगों संबंधित जो निजात बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजीवी, इनको बोलते हैं एंटीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? क्या 1920 में या 1925 में या 1930 में या 1938 में? तो कब हुई? देखो, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1920 में, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसको निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या इमोशनल कैथेरिसिस या फिर इमोशनल वैलेंस या हाइटेंट इमोशनल या इमोशनल घबराहट? तो क्या कहते हैं? तो देखो, जो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा होती है ना, तो उसको निकालने के लिए बोला जाता है, क्या कहते हैं उसको? इमोशनल कैथेरिसिस। क्या? इमोशनल कैथेरिसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो किस में निर्मित होते हैं? क्या गर्भाशय ग्रीवा में या योनि में या अंडाशय, फिर जिसको ओवेरी भी बोलते हैं, या फिर गर्भाशय में? तो जो माता रोगाणु कोशिकाएं फिर जिनको अंडे बोलते हैं ना, तो वह किस में होते हैं निर्मित? तो वह होते हैं अंडाशय में, ओवेरी में। किस में? ओवेरी में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गोत्र किस प्रकार के हिंदू विवाह के समूह का उदाहरण है? तो किसका है? क्या बहिर्विवाह या सांस्कृतिक विवाह या
अंतर्विवाह या फिर प्रजाति है या प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तो किस प्रकार के विवाह का है? तो देखो जो गोत्र किस प्रकार के हिंदू विवाह के समूह का उदाहरण है? यह है बहिर्विवाह का। किसका? बहिर्विवाह का। ठीक है, बहिर्विवाह का। देखो बहिर्विवाह में ही क्या है कि जो गोत्र होते हैं कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, अपने गांव में विवाह नहीं करना है। ठीक है, और प्रवर में विवाह नहीं करना है। और क्या? सपिंड में विवाह नहीं करना है, पिंड में। ठीक है, तो देखो जो सपिंड क्या कि पहले क्या था, पहले कितना, पिता की तरफ से तो 7 पीढ़ी काउंट की जाती थी और माता की तरफ से कितनी, 5 पीढ़ी काउंट की जाती थी। परंतु अब क्या, पिता की तरफ से तो अब कितनी, 5 पीढ़ी काउंट की जाती हैं, 5 पीढ़ी काउंट की जाती है। और माता की तरफ से कितनी की जाती है, कितनी की जाती है, कितनी, 3। कितनी, 3। पहले 7 पीढ़ी थी, 5 पीढ़ी माँ की तरफ से थी, और अब कितनी होगी, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहिर्विवाह में क्या कि गोत्र में भी विवाह नहीं करना, गांव में भी विवाह नहीं करना, प्रवर में भी और सपिंड में भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? क्या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या ओडिशा में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो जो मुरिया जनजाति है वह अधिकांशतः कहाँ पर पाई जाती है? वह पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो मुरिया जनजाति है वह पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह की आयु का निर्धारण किस धारा में किया गया है? तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह की आयु का निर्धारण किस धारा में किया गया है? तो क्या धारा 6 में या धारा 4 में या धारा 5 में या फिर धारा 3 में? तो किस में किया गया है? देखो आयु का निर्धारण, ठीक है, तो किस में कहा गया है? धारा 6 में किया गया, सॉरी धारा 5 में। किस में? धारा 5 में। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम, तो यह है किस वर्ष का? तो देखो 1955 का है। ओके, कितने का? इसको बोलते हैं HMA, ऐसे भी लिखा आ सकता है कि फिर आप देखो एग्जाम में बैठते ही कि ये क्या सिस्टम, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। हिंदू विवाह अधिनियम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? हिंदू मैरिज एक्ट। क्या? HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, HMA से ध्यान रखना। कब का है यह? 1955 का। और विशेष विवाह अधिनियम कब का है? वह किसका? जो विशेष विवाह अधिनियम यानी कि SMA, तो SM है 1954 का। ठीक है, और जो हिंदू विवाह अधिनियम है वह है 1955 का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हिंदू में कौन कौन आते हैं? देखो हिंदू में सिख भी आते हैं और जैन भी और बौद्ध भी। ठीक है, इन पर सब पर लागू होता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 5 है, तो उसमें क्या कहा कि जो विवाह की जो आयु है निर्धारण की गई। और कितनी आयु निर्धारण की गई? कितनी? या की गई कि 21 वर्ष तो लड़के की होनी चाहिए और लड़की की कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लड़के की तो 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, और जो HMS में धारा कितनी है? देखो टोटल धारा है 30, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल धाराएं कितनी है इसमें? HMA में 30। और जो ये बता दिया आपको कि जो 1955 का अधिनियम है जो लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 18 मई 1955 को। 18 मई 1955 को। ठीक है, बस इतना सब कुछ याद रखना है और क्या। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखो, बाल विवाह अधिनियम अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, जो हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाल विवाह अधिनियम 1929 में कब संशोधन करके लड़की की आयु 15 वर्ष व लड़के की आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो कब? तो क्या बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या फिर बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1929 या बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1955 या फिर बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1949? तो आपको बताना है कि जो बाल विवाह अधिनियम 1929 का एक्ट था, ठीक है, तो इसमें संशोधन करके कब लड़की की आयु तो 15 वर्ष की गई और लड़के की आयु 18 वर्ष की गई। तो देखो कब की गई? जो 15 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़की की, तो यह की गई है बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1949 में। कब? बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1949 में। ठीक है,
तो देखो क्या था इसमें, जो बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट तो है कब का, 1929 का, ठीक है, 1929 का। ओके, और इसमें क्या है कि फिर ना इधर को कर ही लेती हूँ, चलो यहाँ बताऊँ। देखो जो बाल विवाह एक्ट है, ठीक है, तो यह कब का है, 1929 का, 1929 का, ठीक है, 1929 का है। ओके, तब कितनी विवाह की आयु थी इनकी, 14 वर्ष तो लड़की की थी, ठीक है, और लड़के की कितनी थी 1929 में, लड़के की थी 18 वर्ष, 14 वर्ष लड़की की थी और लड़के की थी 18 वर्ष, ठीक। उसके बाद 1949 में क्या है कि इसमें फिर संशोधन किया गया, 1949 में फिर संशोधन किया गया। तब लड़की की आयु कितनी कर दी गई और लड़के की कितनी कर दी गई, देखो लड़की की आयु तो कर दी गई 15 वर्ष, कितनी 15 वर्ष, ठीक, और लड़के की कर दी गई 18 वर्ष, कितनी 18 वर्ष। परंतु फिर 1978 में फिर से संशोधन हुआ, 1978 में 1978 में फिर से संशोधन हुआ। तो इसमें कितनी कर दी गई, लड़की की आयु तो कर दी गई 18 वर्ष और लड़के की आयु कर दी गई कितनी 21 वर्ष। ओके, अब इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो 1929 में तो कितनी 14-18 थी, फिर 49 में संशोधन करके 15-18 कर दी गई, फिर 78 में संशोधन करके 18-21 कर दी गई, ठीक है। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या बताया था, 18-21 हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके तहत भी क्या है 21 और 18 ही एज है। परंतु अभी भी क्या है कि जो आगे बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, जो लड़की की क्या है कि आयु 21 वर्ष ही होनी चाहिए। तो चलिए, तो हाँ हमारा राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाल विवाह संविधान संशोधन अधिनियम 1949। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी की भारत की प्रथा को समाप्त करना है, जो समाज के कमजोर सदस्य विशेष रूप से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम है, क्या बाल श्रम अधिनियम है, या फिर बाल श्रम पर राष्ट्रनीति 1987, या फिर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, या किशोर न्याय अधिनियम 2000। तो देखो ये कौन सा अधिनियम है जो बंधुआ मजदूरी है, ठीक है, भारत की प्रथा को समाप्त करना है। तो यह कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस एजेंसी का यह मिशन है कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां गर्भावस्था वंचित हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता पूरी हो। तो किसका है, क्या WHO का, या यूनिसेफ का, या UNFPA का, या फिर रेड क्रॉस का। तो देखो किसका मिशन है, यह है UNFPA का। और UNF क्या छोड़ो, जितनी भी एजेंसीज हैं, ठीक है, इन सभी का आज आपके लिए HW का क्वेश्चंस क्या है, यही रहने वाला है कि सभी के स्थापना और सभी के हेडक्वार्टर, और सभी के हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको आज बताने हैं। जो भी आंसर देगी, ठीक है, तो उससे ये पता चलेगा कि कितनी डेडिकेट हैं आप अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है, और कितने ध्यान से आप क्लास को देखती हैं और सभी को आंसर देने की, जितनी भी चारों की चारों एजेंसीज हैं, ठीक है, सभी के तो स्थापना और सभी के हेडक्वार्टर। ओके, तो चलिए राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सभी को आंसर देना है, ठीक है, अभी भी नोट कर लो, कभी फिर बोलो कि हमें याद नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निर्धनता का कौन सा एक कारण है। तो कौन सा है, क्या अशिक्षा, या बेरोजगारी, या फिर जनसंख्या वृद्धि, या इनमें से सभी। तो क्या है, तो देखो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जो निर्धनता का एक कारण है सभी है मोस्टली, ठीक है, अशिक्षा भी है और बेरोजगारी भी है और जनसंख्या वृद्धि भी है और इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो क्या है, क्या स्कूल है, या परिवार है, या पड़ोस है, या फिर नातेदारी है। तो देखो आप सभी को पता ही है, जो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है, परिवार ही है,
ठीक है, जो प्रथम पाठशाला होती है वे परिवार ही होती है एक बच्चे की। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो किससे? क्या सामाजिक विकास के कारण, या फिर औद्योगिक विकास के कारण, या धार्मिक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण? तो देखो, जो जाति के बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा होती है ना, तो वह किससे उत्पन्न होती है? वह होती है औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण। देखो एग्जाम्पल कैसे कि जैसे लड़का है, ठीक है, नोएडा, हाँ नोएडा ले लेते हैं, नोएडा में भी जॉब करता है, लड़का नोएडा में जॉब करता है, और लड़की भी क्या है कि अदर कास्ट की है, वो भी नोएडा में ही जॉब करते हैं, दोनों एक ही कंपनी में है। ठीक है, और क्या होता है कि दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अदर कास्ट के हैं, फिर शादी कर लेते हैं। यही है कि औद्योगिक विकास के कारण, की जैसे औद्योगिक विकास की जैसे अलग अलग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के, फिर एक जगह वर्क करते हैं तो एक दूसरे के मन मिल जाते हैं, बस यही सब। ठीक है, नेक्स्ट मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा हुआ है? कच्चे फलों में कच्चे फलों में कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है? क्या ट्रिप्सिन निरोधक, या फिर टेनिन, या स्पोन्सिस, या फिर फेविजन? तो क्या होता है? कच्चे फलों से जो कठोर गंध आती है, तो वह किसके कारण आती है? वह आती है जो ट्रिप्सिन निरोधक होता है। क्या? ट्रिप्सिन निरोधक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? क्या मेगालोब्लास्टिक, या पर्नीशियस, या सिकल सेल, या फिर माइक्रोसाइटिक? तो क्या कहलाती है? जो विटामिन B12 है, ठीक है, तो उसकी कमी से जो होने वाली रक्तहीनता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपकी पर्नीशियस। क्या? पर्नीशियस। ठीक है, पर्नीशियस। और आपको जो विटामिन वाली क्लास है A to Z, जितने भी विटामिन है, मैंने जो क्रैश कोर्स वाली जो विटामिन वाली क्लास हुई है A to Z, आपको उसमें विटामिन करा दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी नहीं देखे वो अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब पश्च कपाल का बहिर्गत भाग संवर्धन प्यूवियस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? सिर का विस्तार, या सिर का क्राउनिंग, या फिर सिर का बाह्य आवर्तन, या सिर का प्रत्यास्थन? ठीक, तो क्या बोला जाता है इसको? देखो, इसको बोला जाता है सिर का क्राउनिंग। क्या? सिर का क्राउनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? क्या मसालेदार और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करके, ठीक, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम बार बार भोजन करें कम से कम, ठीक, या फिर नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में जैसे बिस्कुट लें, ठीक है, और हर दिन वमनरोधी दवा खाएं। तो देखो, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, तो उसमें क्या है कि जैसे नरम और सूखे भोजन जैसे बिस्कुट लें, ठीक है, बिस्किट लें और फल वगैरह लें, यही सब आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, मसालेदार और तली भुनी चीज़ तो है तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और इतनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की इतनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहती शरीर को कि बार बार भोजन करे। ठीक है, और हर दिन वमनरोधी दवाएं खाएं, ये भी बिल्कुल जो शिशु होता है, ठीक है, भ्रूण होता है, उसके लिए हानिकारक होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है, तो क्या सही करियर पंथ को ढूंढना, या एक कैरियर योजना विकसित करना, या विचारों को स्थिर करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, जो छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की जो आवश्यकता होती है वह होती है कि एक कैरियर योजना विकसित करना। ठीक, कैरियर योजना विकसित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर वी। 21 का क्या होगा? अरे 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी। जो छात्र होते हैं तो उनके लिए क्या कि जो शैक्षिक परामर्श है, तो किसी टीचर के द्वारा या किसी अपने बड़े के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है जो छात्रों को, ये कि अपने करियर के पंथ को ढूंढना, ठीक, और कैरियर योजना को विकसित करना, ठीक, और विचारों को स्थिर करना।
ठीक है, इधर उधर उथल पुथल ना मचाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। कब किया गया? क्या इसको बोलो कि सार्वभौमिक टीकाकरण। ठीक है, तो क्या 1983 में या 1980 में या 1985 में या 1990 में? तो कब किया गया? देखो यह किया गया 1985 में, 1985 में। ठीक है, जो यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, कब किया गया? 1985 में। तो देखो जितना भी टीकाकरण की जो मैंने क्लास कराई है उसको अच्छे से देख लेना, एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। जो लैक्टोज है, ठीक है, जो दूध में पाया जाता है, तो क्या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, या फिर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, या फिर फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है, या फिर गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है? तो देखो जो लैक्टोज है, ठीक है, तो यह बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, सॉरी गैलेक्टोज से। जो लैक्टोज बना होता है तो वह बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए? क्या ये स्वादिष्ट होता है इसलिए लेना चाहिए, या फिर इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है इसलिए लेना चाहिए, या फिर इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, या फिर इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है? तो देखो हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे क्या है कि हमारे आहार संबंधी जितनी भी समस्त आवश्यकताएं होती हैं सभी के सभी पूरी हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा नापा जा सकता है? तो किसके द्वारा नापा जा सकता है? क्या नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, या साइट्रिक अम्ल मिलाकर, या एसिटिक अम्ल मिलाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो जो सरसों के तेल में जो आर्जिमोन तेल द्वारा जो मिलावट होती है तो किस परीक्षण के द्वारा नापा जा सकता है? ये नापा जा सकता है जो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। कैसे? नाइट्रिक अम्ल मिलाकर पता किया जा सकता है कि इसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसकी जो PDF है वह आपको कहाँ मिल जाएगी? बैच में मिल जाएगी। और कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस? अच्छे लगे या नहीं लगे? क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। ठीक है, मोस्टली आपको क्या है कि सभी को पता होगा, अच्छी तैयारी है आपकी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। और कितने आपके सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, आपको क्या करना है? सभी को बताना है। ठीक है, सभी को बताना है कि कितने राइट हुए कितने रॉन्ग। और जो मैंने जितनी भी सोसाइटी है, ठीक है, सबकी हेडक्वार्टर और सबकी स्थापना वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।